ओके, सो नंबर सिस्टम की शुरुआत हमने नेचुरल नंबर से की थी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 चार ऑपरेशंस को हमने इंट्रोड्यूस किया था, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। जब हमने नेचुरल नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई किया था तो नेचुरल नंबर मिला था। जब सब्ट्रैक्ट किया था तो हमें मिला था जीरो, नया नंबर, जिसे हमने इंक्लूड करके नई फैमिली बनाई थी। क्या कहते हैं उसे? होल नंबर। जब हमने सब्ट्रैक्शन को और फर्दर एक्सप्लोर किया था तो हमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मिला था, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। तो हमारे पास नई फैमिली निकल के आई थी कि सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को अगर एक परिवार में रख दिया जाए तो उस परिवार को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। जब हमारे पास इंटीजर्स आया तो हमने फिर से वो चार ऑपरेशंस को यूज किया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। हमने देखा हमें परिवार का सेम सदस्य मिल रहा है। जब हमने डिवीजन किया तो हमने इस बात की ध्यान रखी कि जब हम दो इंटीजर्स को अगर डिवाइड करेंगे, दो इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता। तो हमारे पास एक नया नंबर निकल के आया जो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में है। जब हमने देखा इंटीजर अपॉन इंटीजर को प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किया तो हमने देखा ये सेम फॉर्म ऑफ नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज इंटीजर अपॉन इंटीजर, which we derived the name from ratio and we started calling it rational numbers. right? यहां तक की कहानी क्लियर थी। और ये एक 8वीं क्लास में आपने पढ़ा था। और जब हम रैशनल नंबर्स को पढ़ रहे थे तो हमने सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे लिखना शुरू किया था। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन इंट्रोड्यूस किया था। तो कहीं ना कहीं क्लास 8th में आपने स्टार्ट की थी कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन, जो कि बहुत ही रिवॉल्यूशनरी साबित होगी टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ नंबर्स। तो आपकी जो नई सेट ऑफ नंबर्स आ रही है वो किसके बदौलत आ रही है? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे फोकस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। द फंडामेंटल्स ऑफ नंबर लाइन शुड बी वेरी क्लियर। क्यों क्लियर होना चाहिए? क्योंकि आपको 9वीं कक्षा में भी नंबर लाइन को कहां पे लाना है? इरेशनल नंबर की जरूरत होगी। तो इरेशनल नंबर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नंबर लाइन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है उसके एग्जिस्टेंस में। तो देखो कैसे। आपको क्या पता है? आपको पता है कि ये जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे? नंबर लाइन, राइट? ये इन्फिनाइटली दोनों तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं किसी भी लाइन पे किसी भी पॉइंट को मार्क कर दूं, लेट्स से दिस बिकम्स आवर रेफरेंस पॉइंट, दिस बिकम्स आवर। सो रेफरेंस पॉइंट करने के लिए हमारे को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू पिक एनी रैंडम पॉइंट एंड वी कैन कॉल इट। Now, out of all the numbers, we have learned about natural number, whole numbers, integers, rational numbers. Which one number can be put as a reference number? Why? Because हमें पता है जीरो एक ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। उसके अलावा सारे नंबर्स या तो पॉजिटिव हैं या, सो वी आर गोइंग टू कॉल दिस रेफरेंस नंबर एज जीरो, राइट? अब जीरो और वन का कॉन्सेप्ट जो होता है, जीरो से कोई चीज वन की तरफ बढ़ना, तो हमें जब हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके पास सिर्फ एक डायमेंशन है, व्हाट इज दैट? लेंथ। तो हमें एक फिक्स्ड लेंथ को 1 यूनिट मानना होगा, राइट? नाउ दैट फिक्स्ड लेंथ कैन बी एनीथिंग, दैट फिक्स्ड लेंथ कैन बी एनीथिंग। आप इस लेंथ को भी 1 कह सकते हो, इस लेंथ को भी 1 कह सकते हो, इस लेंथ को भी 1 कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो रेफरेंस पॉइंट में कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, और आपको 1 यूनिट डिफाइन करने में, जैसे मैंने ये लेंथ को, इस लेंथ को मैंने क्या डिफाइन कर दिया? 1 यूनिट। इसके बाद अब कुछ भी रैंडम नहीं होगा, इसके बाद अब कुछ भी रैंडम नहीं होगा। तो जब हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया तो जीरो रेफरेंस ले लिया। उसके बाद जीरो सिर्फ हमारे लाइफ में सिर्फ एक कांस्टेंट लाया कि राइट में पॉजिटिव रखूंगा और लेफ्ट में नेगेटिव रखूंगा। और जैसे ही हमने ये फिक्स लेंथ किया, अब हम लोग एक पर्टिकुलर स्केल सिस्टम में आ गए कि दिस लेंथ वुड बी कॉल्ड 1
यूनिट। तो अगर मैं 0 से 1 यूनिट जंप करूंगा तो दिस पॉइंट वुड बी 1, 1 यूनिट और जंप करूंगा तो 2, 3, और 0 से मैं लेफ्ट जंप करूंगा तो सो इट वॉज वेरी सिंपल। छठी सातवीं क्लास में ही आपने ये बात सीख ली थी, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये दो बातों पे आपने उतने ध्यान नहीं दिया था कि 0 रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है और ये जो लेंथ है ये एक कांस्टेंट लेंथ है, राइट? अब जब आप इस चीज को देख रहे हो कि सर ये जो पूरा नंबर लाइन है इस पे हमने तो सिर्फ इंटीजर्स रिप्रेजेंट किया है, तो देयर मस्ट बी सम मोर पॉइंट्स इन इट जो डिफरेंट नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो फिर आप कॉमन सेंस से सोचते हो कि 0 और 1 को अगर मैं दो टुकड़े में बांट दूं, दो इक्वल टुकड़े में बांट दूं, तो जो मिड पॉइंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाफ। और 3 इक्वल पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर दो तो फर्स्ट पार्ट 1/3, 4 इक्वल पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट 1/4, 5 इक्वल पार्ट में कर दो तो 1/5, 100 इक्वल पार्ट में कर दो तो 1000 इक्वल पार्ट्स में कर दो तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में इनफिनाइट पॉइंट्स हैं। ये ज्योमेट्री की क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है। एक पॉइंट, इनफिनाइट पॉइंट से एक लाइन बनता है, राइट? तो मतलब 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफिनाइट रैशनल नंबर्स। और लेट से अगर मैंने सक्सेसफुली इस पॉइंट को, लेट से मैंने कह दिया दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 2/7, लेट से दिस पॉइंट रिप्रेजेंट, इसका मतलब है कि मैंने 0 और 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 7 इक्वल पार्ट्स में, और ये दूसरा पार्ट का पॉइंट है, ये दूसरा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पॉइंट का जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अब ये 2/7 से मैं 1 यूनिट जंप करूंगा तो 9/7, 16/7, 23/7। तो इसका मतलब जो 0 और 1 के बीच में है वो 1 और 2 के बीच में भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है विथ +1, 2 और 3 के बीच में भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है विथ +2, सेम वे नेगेटिव में भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 8वीं कक्षा तक आपने ये समझा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है उस पे आप 0 और इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, और 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शंस जो कि इनफिनाइट फ्रैक्शंस है जिसे आप रैशनल नंबर्स कह रहे हो। और जब आप इसको गौर से देख रहे हो तो आप देख रहे हो यार इस तो पूरी कंप्लीट इनफिनाइट लेंथ है, ये पूरी कंप्लीट इनफिनाइट लेंथ है, और हर एक दो सेगमेंट में इनफिनाइट पॉइंट्स है। तो मतलब कहीं ना कहीं और कोई नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? यही तो लगेगा ना जब मैं बोलूंगा कि 0 और 1 के बीच में इनफिनाइट नंबर्स है और वो इनफिनाइट सारे रैशनल नंबर्स है, तो स्कोप ही नहीं बच रहा है किसी और नंबर्स का। बट सडनली यू केम टू नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, यू केम टू नो अबाउट। और पाइथागोरियंस क्या करते थे? राइट ट्रायंगल्स बनाते थे। 3 बेस है, हाइट 4 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता था? तो आपको पता है कि अगर ये 3 यूनिट है, अगर ये 3 यूनिट है और मैं अगर 4 यूनिट का हाइट ले लूं तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? और उसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो कहां पे कोइंसाइड करेगा? एग्जैक्टली 5 पॉइंट पे। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी जो आप 1/2, 1/3, 1/7 फ्रैक्शन तोड़ने के हिसाब से सोच रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम एक नया लेंथ बताने की कोशिश किया, और पाइथागोरियंस ने देखा कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूं जिसका बेस और हाइट 1 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा था? √2। और √2 एक ऐसा नंबर था जिसको मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। एट द सेम टाइम मैं √2 को परफेक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। कैसे? तो मैंने कहा सर ये 1 यूनिट का लेंथ लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, सेम लेंथ का हाइपोटेन्यूज, ये हाइट ले लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये जो लेंथ है ये क्या है? √2, और एक कट कर दिया, ये निकल के आया √2। ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी और इस क्लास में इसलिए बताई क्योंकि यहीं से कहानी हमें ध्यान देनी है कि इरेशनल नंबर का जन्म कहां से हो रहा है? यहां से। और आपके क्लास में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सके? √2, √3, √5। तो आप कहीं ना कहीं जैसे आगे बढ़ते जाओगे 1 और 1 से √2 बनेगा, √2 जैसे ही बन जाएगा आपका बेस √2 का, हाइट 1 का, तो फिर हाइपोटेन्यूज कितने का हो जाएगा? √3 का। फिर वैसे ही आप √4 तो 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बेस ले लो 2 और हाइट ले लो 1 तो क्या बन जाएगा? √5। सेम वे √6, सेम वे √7। तो ऐसे करते हुए यू कैन कम अप विथ लॉट ऑफ irrational numbers on number line.
बट ये आपको ध्यान दे रहा होगा कि इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी टायरिंग प्रोसेस. इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी टायरिंग प्रोसेस एंड अ प्रोसेस ऑफ हिट एंड ट्रायल. एंड अ प्रोसेस ऑफ हिट एंड ट्रायल. क्यों? क्योंकि सर बार बार मैं थोड़ी सोच पाऊंगा कि क्या बेस है, क्या हाइट है, कि उसका हाइपोटेन्यूज उस पर्टिकुलर टाइम का. जैसे मैं अगर आपको बोलूं √13 सोचो, ठीक है. अब √13 सोचने के लिए कोई बच्चा तुरंत सोच सकता है बेस 2 हाइट 3 तो √13, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 = 13. लेकिन हर बार आप इतने लकी नहीं होंगे. जैसे ही मैं पूछूंगा √13.1 रिप्रेजेंट करो, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि ये मेथड एग्जिस्ट तो करता है बट ये सुपीरियर मेथड नहीं है. इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल्स, लॉट ऑफ गेस्टिमेशन, है ना. तो इसलिए हम लोग आज एक और मेथड सीखेंगे कि किसी भी रैंडम नंबर को, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1.37, इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको डेसिमल्स का थोड़ा ज्ञान देना चाहूंगा. डेसिमल सब लोग समझते हो? मैंने लास्ट टाइम भी डेसिमल्स की बात की थी, राइट? अगर आपको याद हो तो जब आप डेसिमल्स देखते हो, जब आप डेसिमल्स देखते हो तो आप लेट से न्यूमरेटर में 1 रख दो. न्यूमरेटर में क्या रख दो? 1 रख दो. आप डिनोमिनेटर में अगर 2 रखोगे या डिनोमिनेटर में 4 रखोगे या डिनोमिनेटर में 8 रखोगे या डिनोमिनेटर में 16 रखोगे, ये जो मैं डिनोमिनेटर है वो क्या है? 2 के पावर्स हैं. 2 के 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है. तो सिमिलरली 1/32, 1/64. आप क्या नोटिस करोगे? दीज ऑल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म क्या बन जा रहे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर हाफ को आप लिखोगे तो इट विल बी 0.5, इट वुड बी 0.25, इट वुड बी 0.125, इट वुड बी 0.0625, है ना. ऐसी ही कहानी बढ़ती रहेगी. 1/32, 1/64, आप देखोगे सारे जो नंबर्स हैं वो सब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं. तो क्या ध्यान दे रहे हो? डिनोमिनेटर में क्या है? 2 का पावर, 2 का पावर. सेम वे अगर आप 5 लोगे या 1/25 या 1/125 या 1/1/625, क्या देख रहे हो डिनोमिनेटर में? 5, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर, तो ये क्या होगा? 2. ये क्या होगा? 0.4. ये क्या होगा? 8. ये क्या होगा? यही होगा ना? ठीक है, अंडरस्टूड. व्हाट यू आर नोटिसिंग कि अगर 2 की पावर चले या 5 की पावर चले डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल क्या फॉर्म ले रहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ इवन इफ यू टेक एनीथिंग विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, जैसे 1/2 इंटू, तो क्या बनेगा? 1/10. क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल इंटू टर्मिनेटिंग डेसिमल विल रिजल्ट इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. राइट? क्लियर? तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो ज्ञान बढ़ी वो ये बढ़ी कि अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को p/q को सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हो? जब हम सारे फैक्टर्स ऊपर और नीचे के उड़ा दें, मतलब HCF दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1 हो, HCF क्या हो? को प्राइम हो, है ना. ये सुना है ना ये वर्ड? तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. कराते हैं ना 7वीं 8वीं में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो. तो जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखते हो, ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद अगर आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर्स दिखाई दे, कौन से 2 प्राइम नंबर्स? 2 और 5, 2 और 5 या उसके पावर्स, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ये ध्यान में रखेगा. तो जब भी 1/2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म हो, क्या है? 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, या कोई भी ऊपर न्यूमरेटर से मतलब नहीं है. 1 का मतलब है कि आप न्यूमरेटर कुछ भी कर सकते हो.
बस ये ध्यान में रखना है हमें कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के अलावा अगर मुझे कोई और प्राइम नंबर नहीं दिखाई देता तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अंडरस्टूड? ये ध्यान में रहेगा, क्योंकि आप जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखोगे इसको तोड़ के रिटर्न भी कर लो। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 0.73, इसको क्या लिखोगे? 100। यहां पे क्या दिख रहा है? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, 10 में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर होता है? नहीं। से एनी डेसिमल नंबर, एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, कोई भी एग्जांपल लो। 0.0734, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसको आप कैसे लिखोगे? क्या 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख रहा है? सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बाद में कर लेना। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं तो डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा? सिर्फ 2 और 5। तो रिकॉग्नाइज करना जान जाओगे? कोई दिक्कत होगी इसमें? कोई कॉमन, बहुत मुश्किल बात तो नहीं कह रहा हूं? ओके। लेकिन अब आप बोलोगे सर बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी होता है, जैसे कि आप 1/3 को पहचानते हो। 1/3 क्या है? इट कीप्स ऑन गोइंग। 1/4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 6 क्या होता है? ये चलता जाएगा। 1/7 क्या होता है? कभी डिवाइड किया है? एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। अगर मैं आपको एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज दिखाऊं, एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज दिखा रहा हूं, बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे या आप ऑब्जर्व किया होगा। ये क्या है? सर्कल। अब देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं। यहां पे लिख रहा हूं 1, यहां पे लिख रहा हूं 4, यहां पे लिख रहा हूं 2, यहां पे लिख रहा हूं 8, यहां पे लिख रहा हूं 5, यहां पे लिख रहा हूं 7। क्या लिखा मैंने? 1 4 2 8 5 7। कहां देखा था अभी? 1/7 क्या है? 0.142857 एंड कीप्स ऑन गोइंग। ये रिपीट करेगा, ये रिपीट करेगा, राइट? कोई गेस कर सकता है 2/7 क्या होगा? पहला डिजिट बस गेस करो क्या होता है? 2। सो जस्ट पिक 2। तो द आंसर हो जाएगा 0.285714। इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। यकीन नहीं हुआ? आप देख सकते हो। लेट से 3/7 करूं तो सबसे पहले 3 किससे शुरू होता है? अगर पहला डिसिमल क्या होगा? 4। जस्ट पिन पॉइंट 4। 4 2 8। What about 4/7? Pick 5. 5 7 1 4 2 8 and keeps on repeating. And what about 5/7? 0.714285 keeps on going. And what about 6/7? 857142 and keeps on repeating. Repeating का मतलब समझते हो ना? इस पे बार लगा हुआ है, इस पूरे पे बार लगा हुआ है, इस पूरे पे। और इसको जब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 10 to the power 6 10 to the power 6, जो आप वो मेथड अपनाते हो, है ना? राइट और रॉन्ग? इसको याद रखना भी बहुत आसान है। 14 2 28, 28 2 56 से थोड़ा सा ज्यादा 57। जस्ट फिनिश दैट विद दैट, और वो अपने आप ही आता है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे ये रिपीट पूरा हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने डेसिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड करो। अपने डेसिमल्स को किस पार्ट में डिवाइड कर रहे हो? दो पार्ट में। कौन से दो पार्ट में? लास्ट बार भी यही बात किया था मैंने, टर्मिनेटिंग और नॉन,
और आपने अभी अभी देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग का एक फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. सो देयर मस्ट बी सम नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट नॉन रिपीटिंग भी हो. अब मेरा सवाल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में बचपन से कन्वर्ट करते आ रहे हो, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, विच मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर. इट इज अ रैशनल नंबर. और अभी आपने देखा कि देयर वर सम इंटीजर अपॉन इंटीजर विच वाज टेकिंग द शेप ऑफ. तो मतलब क्वेश्चन है कि क्या इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. और लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे डेसिमल फॉर्म में मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. याद है बेसिक फंडा था कि हम n को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक श्योर कि हमारे पास एक ऐसा पेयर आ जाए जिसका डेसिमल पार्ट, क्यों डेसिमल पार्ट सेम कर रहे हैं, ताकि सबट्रैक्ट करने के बाद इंटीजर आ जाए. तो राइट हैंड साइड में भी इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीजर, तो हमारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू इंटीजर अपॉन इंटीजर. तो ये बात तो हमें क्लियर है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नो मैटर व्हाट द डेसिमल इज, उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. ये दो चीज सबको क्लैरिटी है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कोई नंबर हम सोच सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो और उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना. हमें वो देखना है. कुछ बोलना चाह रहे हो, ये भी करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल लूं, तो कितने भी इरेशनल नंबर है, जैसे आपको 8वीं क्लास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना सिखाया गया होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना सिखाया गया होगा, तो आपने देखा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है. या अगर आप लोगों ने वैल्यू ऑफ पाई कभी गूगल किया होगा, तो उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा होगा. तो मोटा मोटी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स. तो अब तक हमने दो चीज समझी, लेकिन दो चीज हमने अभी तक सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन लिया. इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. लेकिन ये बात अभी हमने प्रूव नहीं की है, ये बात हमने प्रूव अभी नहीं की है कि रूट 2 को हम p by q के फॉर्म में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, रूट 3 को, ये अभी हमने प्रूफ नहीं किया है. ये आप 10वीं क्लास में प्रूफ करते हो, लेकिन वक्त मिलेगा तो मैं आपको 9वीं क्लास में ही प्रूफ करा दूंगा. ठीक है. सेकेंड चीज, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. ये भी आप अपने पुराने मेथड्स को यूज करके स्टैब्लिश कर सकते हो. जैसे मान लो एक नंबर है n इज इक्वल टू 0.101010000140 and keeps on going. So you see a pattern here, but definitely this pattern is not repeating itself. This pattern is, it is adding one extra zero every time, which makes it not terminating and non-repeating. Now my question is, can I write in the form of p by q? Again we'll follow the same funda कि हम एक 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके मेक कोशिश करेंगे कि दोनों का डेसिमल पार्ट सेम हो जाए. तो अगर मैं इसको 10n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 1 पॉइंट, नहीं कर सकते. 100n से करूंगे तो अभी भी सेम डेसिमल. So no matter what multiplier you put, you will never be able to produce a pair of numbers जिसके डेसिमल पार्ट, तो मतलब आप इसको कभी किसी ऐसा पेयर बना ही नहीं पाओगे जहां पे राइट हैंड साइड में इंटीजर ले आओ और एट द सेम टाइम लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीजर ले आओ. ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर ऐसा हो जा रहा है तो इसका मतलब वो नंबर रैशनल नंबर है, लेकिन वो आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे. सो दैट इज व्हाई वी कॉल irrational numbers are those numbers which is whose decimal expansion is non terminating and non repeating. राइट, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत. अब आपसे सवाल पूछा जाता है, आई एम टेकिंग यू बैक टू द नंबर लाइन. अब आपको मैं वापस नंबर लाइन पे ले आ रहा हूं. अगर लेट से मुझे 0.153 को 0.153 को इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर.
नॉट वेरी स्मॉल, बट आपको पता है कि 0.153 इट्स लाइक वेरी प्रिसाइज, बीच में नंबर कहीं पे है। तो अगर आप इस पूरे को देखोगे तो आप अपने नंबर लाइन पे 0 और 1 तो बता सकते हो, दिस इज 0, दिस इज 1, ठीक है। अब आपको 0.153 बनाने से पहले क्या जानना होगा, ऐसा दो नंबर पिन पॉइंट करना पड़ेगा जो क्लोज भी है और इसी के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली आई नो 0.153 would exist somewhere between 0.1 and 0.2, 0.1 and 0.2। तो मैं क्या करूंगा, अपने इस 0 to 1 पोर्शन को कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, 9 कट्स में, ताकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। 10 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है तो कितने कट्स देने होंगे, 9 कट्स। तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6 कट, 7 कट, 8 कट, 9 कट, ठीक है। ऑल आर इक्वल पार्ट्स। तो ये क्या बन जाएगा 0.1, और ये क्या बन जाएगा। अब मुझे 0.15 पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें अब हौच पौच ना करके इसी को जूम अप कर दूंगा, इसी को जूम कर दूंगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2, राइट और रॉन्ग। अब मुझे क्या चाहिए 0.153। तो मुझे पता है 0.153 कहां पे एग्जिस्ट करेगा, 0.15 और 0.16 के बीच में। तो अगेन मैं इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। तो समवेयर मिडिल में 0.15 और ये क्या होगा 0.16, राइट। अब मुझे पता है इसी के बीच में 0.153 एग्जिस्ट करेगा, तो इसको फिर से मैं फर्दर जूम इन करूंगा और क्या लिख दूंगा 0.15, 0. Again I'll put 9 cuts to get my 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this would be 151, 152, 153. So this is the number. This is the number. Right or wrong? तो ये तो था टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी क्वेश्चन में लिखा हो ये 0.153333, right? So we know what is 0.153. We exactly know what is 0.153 and we know what is 0.154. So now how to get 0.153333? अगर मैं इसको 10 इक्वल पार्ट में करूं तो 0.1531, 1532, 1533 ऐसे जाएगा, लेकिन मुझे 153333 के फॉर्म में आना है। तो इसका मतलब मुझे इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। किसमें? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 1, 2। So this point would be the representation of 0.1533333333। तुम बताओ 1/3 क्या होता है? 0.3333। बस उसी लॉजिक से। फिर वही कहानी है अगेन, बट यू हैव टू डू द मैग्निफिकेशन प्रोसेस। You have to actually you have to convert in the finally, जैसे 1/3 मैं इवेंचुअली उसको कन्वर्ट ही किया हूं, बट दिस इज सो पॉपुलर नंबर कि मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन सेंस से मैंने देख लिया कि 0.153, 0.154। तो डेफिनेटली अगर ये 1 है, अगर ये 0 है और ये 1 है, तो 1/3 पे ही तो 0.3333 आ जाता है। तो इसका मतलब मुझे 0.33 का ही तो लड़ी निकालना है। अगर मुझे 1.533 पे अगर रुकना होता, अगर मुझे 0.1533 पे रुकना होता, तो मैं क्या करता, 10 इक्वल पार्ट, थर्ड पार्ट, 10 इक्वल पार्ट, द थर्ड मार्क वुड बी माय आंसर। राइट और रॉन्ग? तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को लिख सकते हैं नंबर लाइन पे। इसमें कोई डाउट नहीं है, सवाल भी नहीं आते, बेसिक सी बात है। इसमें को आप you just have to tell that exactly आपको कैसे निकालना है, you just have to tell the strategy. Nobody would actually look कि तुमने सही पिन पॉइंट किया है कि नहीं, क्योंकि आपका स्केल आपका है ना, आप अपने से स्केल ले रहे हो, आप अपने से नंबर डिफाइन कर रहे हो, आप अपने से कॉन्स्टेंट ले रहे हो, बट द फंडा शुड बी क्लियर कि तुम कैसे पिन पॉइंट करोगे। जैसे तुमने कहा कि सर मैं P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, बेस्ट, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बोलो मैंने इतना पार्ट्स बना दिया है, ये उसका पार्ट है। मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी नंबर लाइन पे लिखना सीख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी सीख लिया। द क्वेश्चन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को कैसे करें।
तो √2 √3 √7 को तो मैंने हैंडल करना सीख लिया, लेकिन सर वो मेथड में मजा इसलिए नहीं है क्योंकि सर आप अगर गलती से √73 दे दोगे तो भी मैं सोच सकता हूं 8 और 3, लेकिन सर अगर आप √73.7 दे दोगे तो मैं कैसे सोचूंगा? √73.7 मैं कैसे सोचूंगा? क्या 73.7 आप निकाल लोगे? एकदम निकाल लोगे। 0.737 निकाल दोगे? एकदम निकाल लोगे। बट सर √0.737 कैसे निकालेंगे? गुड क्वेश्चन टू आस्क। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख गया हूं तो उसके स्क्वायर रूट को भी रिप्रेजेंट करना मुझे आना चाहिए, और उसको समझने के लिए आपको ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग फिर से करना होगा। सिंपल सा सवाल है मेरा, सिंपल सा मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर ये राइट ट्रायंगल है, क्या है? अगर ये x है, ये अगर y है, तो ये लेंथ क्या होगा? क्या होगा? रूट ये होगा। पक्का यही होता है ना? ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं ये x है, ये y है, तो ये क्या होगा? मैं जो आंसर नहीं दिया हूं उसको वेरिएबल में नहीं बोलना है, जो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट। परफेक्ट, ओके। इसका बताओ, अगर ये x है, ये 1 है, तो ये क्या होगा? रूट। पक्का, कोई दिक्कत? ओके। अगर ये x प्लस वाई है, क्या है? और ये x माइनस वाई है, तो ये क्या होगा? कायदे से देखा जाए तो मैंने आइडेंटिटी पढ़ा रखी है, जिसने आइडेंटिटी पढ़ रखी है वो तुरंत बता देगा, लेकिन नहीं याद आ रहा है तो सॉल्व करके बताओ। ये अगर x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, तो हाइट क्या होगी? √4xy। क्या हो जाएगा? 2√xy। 2 रूट। सबको समझ में आ रहा है? क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, ये क्या होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचा? 2xy माइनस माइनस 2xy, क्या बचा? 4xy, क्या बचा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये मान लो x प्लस 1 है, ये मान लो x माइनस 1 है, तो ये क्या होगा? देखो मैंने y को रिप्लेस कर दिया 1 से, क्या देखो तो क्या होगा ये आंसर? 2√x। क्या होगा? पक्का? चलो, ये अगर x प्लस 1/2 है, ये x माइनस 1/2 है, तो ये क्या होगा? √x। मिल गया जिसको खोज रहे थे? किसको खोज रहे थे? मिल गया कि नहीं मिल गया? समझ में आया मैं क्या कर रहा था उतनी देर से? नहीं समझ में आया? क्या खोज रहा था मैं? कि ऐसा बेस या और ऐसा हाइपोटेन्यूस मिल जाए कि एक साइड √x हो जाए, एक साइड। तो क्या मिला मुझे? x प्लस 1/2, और दूसरा क्या मिला? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या मैं क्या उतनी देर से समझ में आया? पक्का? तो इसका मतलब मैंने √x को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं √9.1 निकालो, तो क्या करोगे? 9.1 प्लस 1/2, 9.1 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा? √9.1। ठीक है, अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन मेरा ये कि सर ये बार बार ये तो नहीं कर सकते, तो एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम बना लेते हैं, सो दैट x प्लस 1/2 नेचुरली आ जाए और x माइनस 1/2 नेचुरली आ जाए, तो फिर जो तीसरा साइड होगा वो नेचुरली क्या बन जाएगा? √x। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये मैंने क्या ड्रॉ किया? नंबर लाइन।
अब मैं इसको क्या पकड़ रहा हूं, एक पॉइंट ए मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, ए, ठीक है। और मुझे लेट से रूट एक्स निकालना है, तो एक्स तो मैं पिन पॉइंट कर सकता हूं ना, इसको मैं ओ पॉइंट मान रहा हूं, नॉट जीरो बट ओ, ओ लेटर ओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स यूनिट, क्या हो गया, एक्स यूनिट हो गया, जो भी हमें निकालना है रूट 9.1 रूट 9.2, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे एक यूनिट और जा रहा हूं, इसे बी कह रहा हूं, ये कितना है, 1 यूनिट। तो ये पूरा कितना हो गया, x प्लस, ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, x प्लस 1/2। तो a और b का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, x प्लस, तो मैं इसके मिड पॉइंट को क्या बोलूंगा, x प्लस, इस पॉइंट से MB और AM दोनों का लेंथ क्या है, मैं इसको अगर सेंटर मानूं तो क्या ये सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। इस सर्कल की खास बात क्या है, इसका सेंटर क्या है, M, इसका डायमीटर क्या है, लेंथ क्या है बी का, तो इसका रेडियस क्या होगा, x प्लस 1/, पक्का। अब ये जो पॉइंट है O, इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच सकता हूं जो यहां कहीं पे कट करेगा, कट करेगा, और इस पॉइंट को मैं P कह सकता हूं, राइट और रॉन्ग। मैंने सिर्फ 90 डिग्री ड्रॉ किया है, O से खींचा है, क्लियर और नॉट क्लियर, पक्का। अब ये जो मैं पिंक लाइन बनाया हूं ये क्या है, सर्कल का, सर्कल का क्या है ये, तो इसका लेंथ क्या होगा, ओके। ये जो मैं आपके व्हाइट लाइन से ड्रॉ करने वाला हूं ये MB, ये क्या है, x प्लस 1/2, और ये लेंथ क्या है, 1, ये 1 है, ये x प्लस 1/2 है। तो ये बताओ कि ये जो ब्लू लाइन होगा इसका लेंथ क्या होगा, x प्लस 1/2 -1, विच वुड बी x माइनस 1/2। तो ये क्या मिल जाएगा, तो क्या मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है जिसका बेस x माइनस 1/2 और हाइपोटेनस x प्लस 1/2 है, यही राइट एंगल ट्रायंगल थी। हाइपोटेनस क्या है, x प्लस 1/2, बेस क्या है, तो हाइट क्या होगा, रूट एक्स। तो ओपी का लेंथ क्या होगा, रूट एक्स। ये मेरा ओ जो है ये एक्चुअली में मेरा क्या था, ओरिजिन, क्या था ये, ओरिजिन। ये ओपी का मेरा ये वो बन गया, क्या कहते हैं, आर्क, रेडियस। इस सेंटर को लेके मैं कट करूंगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस लेंथ इज रूट एक्स। क्यों रेडियस क्यों नहीं हो सकता, क्लियर, तो सीधे आ गया। अब तुझे याद रहेगा कि किसका रेडियस लेना है हाँ, तो यहां से तो ये क्या बन गया, रूट एक्स। लॉजिक समझ में आया। इस तरीके से आप किसी भी रैंडम नंबर का स्क्वायर रूट का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सीधे मेथड की तरह। अब आपको लॉजिक पता है, रिविजिट करें, या समझ में आ गया, आ गया, रिविजिट। अगर आप गौर से देखो तो मैंने क्या स्टार्ट किया था, ये अगर y है ये x है तो ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये अगर x है ये 1 है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अगर ये x माइनस वाई है ये x प्लस वाई है, हाइपोटेनस क्या है, x प्लस वाई, बेस क्या है x माइनस 1, तो हाइट स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। आपको मैंने पिछले क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर सिखाया था। याद करो जब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ कर रहा था तो भी बड़े आराम से सिखाया था। तो
क्या हुआ, इसके पास 2xy एक्स्ट्रा था, इसके पास 2xy कम था, तो दोनों के बीच फर्क क्या था, तो क्या बन गया 2√xy। सेम वे y को मैंने किससे रिप्लेस किया, 1 से, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 4x बचेगा, उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा 2√x। अब मैंने सारे को 2 से डिवाइड कर दिया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, x प्लस 1/2 x माइनस 1/2 रूट एक्स, 2√x/2/2, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बस यही हमारा यूरेका मोमेंट था, यही हमारा यूरेका मोमेंट था कि कैसे भी करके मुझे ऐसा ट्रायंगल क्रिएट करना है। फिर मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन लिया, स्टेप वन क्या था, नंबर लाइन, स्टेप वन क्या था, नंबर लाइन। स्टेप टू क्या था, स्टेप टू था एओ, इसका लेंथ क्या था x। नंबर 3 क्या था, ओबी का लेंथ क्या था 1। चौथा क्या था, AB एज डाया, तो फिर हमें क्या निकालना है, सेंटर, M सेंटर। 6th रेडियस क्या होगा, x प्लस 1/2, हमारा एक द्वंद्वा मिल चुका है, सेंटर M से सेमी सर्कल बन गया। फिर उसके बाद हमने O से OP परपेंडिकुलर टू नंबर लाइन, OP, और P क्या है जहां पे सर्कल कट कर रहा है, यही लेंथ हमारा क्या है √x। ये आपने प्रूफ कर दिया, एग्जाम में टाइम ना हो तो आप सीधे कह सकते हो OP इज √x, सीधे OP इज, और √x से सीधे खींचो, यू विल गेट द आंसर, राइट और रॉन्ग। ओके, नाउ हम लोग किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख गए, कोई लॉजिक दिक्कत नहीं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आज के क्लास की, कि नो मैटर व्हाट द नंबर इरेशनल नंबर वी हैव, वी कैन राइट इट ऑन अ नंबर लाइन। नाउ बहुत छोटी छोटी चीज बची हुई है जो कि आप पुराने कॉन्सेप्ट्स को याद करोगे तो तुरंत हो जाएगा, जैसे कि हमें दो इरेशनल नंबर को ऐड करना आना चाहिए। दो इरेशनल नंबर को कैसे ऐड करेंगे, अगर 2√3 प्लस 2√7 है तो मुझे पता है कि अब कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, तो आई लीव द आंसर एज इट इज, ज्यादा ज्यादा 2 कॉमन निकाल लूंगा। लेकिन अगर 2√3 प्लस 4√3 है तो क्या करूंगा 6√3। तो ऐसे करके हमें, जैसे हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पढ़े थे अलजेब्रा में, वैसे ही इरेशनल नंबर्स में आपको लाइक टर्म्स खोजने होंगे, कि अगर वो जो सर्ड पार्ट है वो अगर लाइक है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो नहीं कर सकते। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आई एम श्योर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं सीधे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे आऊंगा, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को, ओके। मैं अगर आपसे पूछूं कि ए भी एक पॉजिटिव नंबर है और बी भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो रूट ए एक रियल नंबर होगा और रूट बी भी एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर समझते हो ना किसे कहते हैं, एक होता है रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इरैशनल नंबर्स। इन दोनों के परिवार को जब आप एक साथ लेके आते हो तो उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो अब जो भी रूल्स मैं बताने वाला हूं रूट ए रूट बी का, वो ट्रू किसके लिए है, ए एंड बी हैज टू बी पॉजिटिव, ए एंड बी हैज टू बी, क्योंकि अंदर मैं जैसे ही निगेटिव नंबर को लाऊंगा वो रियल नहीं रहेगा। तो अब जो भी रूल मैं बनाने वाला हूं किसके लिए बना रहा हूं, पॉजिटिव। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो रूल है किसके लिए है, और सिर्फ 9वीं क्लास में ध्यान में रखना है, 11वीं 12वीं तक इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी रूल्स हम बना रहे हैं उसमें ए और बी को डिफाइन करना हमें आना चाहिए, और हम ये रूल्स किसके लिए बना रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। आपके पास रूट ए है, आपके पास रूट बी है। अगर पहला सवाल है कि आपको रूट ए इंटू रूट बी करना है, तो आप क्या कर सकते हो, रूट ए बी। दिस मेथड इज ओनली वैलिड इफ बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, इफ बोथ आर, देखो अगर नेगेटिव होगा तो क्या गलती कर सकते हो, √-3 इंटू √-4 इज इक्वल टू √12, क्योंकि -3 इंटू -, बट ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए आपको ये रूल किसके लिए रखना है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। दूसरा, रूट ए डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू रूट ए अपॉन बी, अगेन ये रूल किसके लिए है, बोथ पॉजिटिव
numbers, both positive numbers, right? Both positive real numbers. A and B are positive real numbers. याद रहेगा ये दो रूल्स, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ओके. कम टू द रूल 3. रूट 3 क्या होता है? रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी. ए और बी पॉजिटिव है, ए और बी. कचड़ा प्लस कूड़ा इंटू कचड़ा माइनस कूड़ा क्या होता है? कचड़ा स्क्वायर माइनस कूड़ा स्क्वायर. कचड़ा प्लस कूड़ा इंटू कचड़ा माइनस कूड़ा. रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी क्या होगा? रूट ए स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? ए माइनस. अंडरस्टूड? ओके. व्हाट अबाउट फोर्थ? ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस. सेम स्टोरी है, कचड़ा प्लस कूड़ा इंटू कचड़ा माइनस कूड़ा, बस ए पे रूट नहीं लगा. क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी. याद रहेगा ये सब? रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी क्या होगा? रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी. आपको बाइनोमियल का प्रोडक्ट करना आता है. रूट ए जाएगा रूट सी के साथ. अच्छा, सी और डी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो रूट ए जाएगा रूट सी के साथ, तो क्या बनेगा? रूट ए सी, रूट ए डी, रूट बी सी, रूट बी डी. तो मोटा मोटी आपको इरेशनल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड करना और आइडेंटिटी लगाना आ रहा है. राइट और रॉन्ग? कोई दिक्कत किसी को? तो अगर मैं इसमें और भी दो चीज डाल दूं तो आप उसको बड़े आराम से हैंडल कर लोगे. रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी. और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी. ठीक है. सो आई एम स्टॉपिंग दिस क्लास